नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए 2017 के 5 चुनाव और खास करके उसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव जो कि अमेरिका के साइज से भी बड़ा है। ऐसे एक राज्य का चुनाव जो देश की दिशा, दशा और मनोदशा भी बताता है। ऐसे चुनाव के क्या मायने हैं या इन 5 राज्यों के चुनाव के क्या मायने हैं, आपने तमाम चैनलों पर विश्लेषण सुना होगा और अगले कई दिनों तक ये चलेगा भी। लेकिन राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र धर्म के दृष्टिकोण से इन चुनावों की तरफ देखने का ये आपका चैनल आपके सामने आज का ये बिंदास बोल लेकर आया है, जो इस दृष्टिकोण से इन चुनावों को देखेगा कि हमारे विचारों का इन चुनावों पर क्या असर रहा, जीतने वालों पर भी और हारने वालों पर भी। और इसलिए अगले 1 घंटे तक हम इसी पे चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमेशा की तरह स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके आप भी अपनी बात को कहें। वीडियो कॉल करने के लिए आप स्काइप से भी कॉल कर सकते हैं और आपके वीडियो को व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। हम चर्चा को शुरू करेंगे, उसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। यूपी में बम्पर जीत ने नरेंद्र मोदी को वोटों का बाजीगर बना दिया है। हर ओर मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। कार्यकर्ता जश्न मनाने में लगे हैं। बीजेपी गदगद है। गदगद हो भी क्यों ना, यूपी जीतने का मतलब है दुनिया का 7वां देश जीतना। इससे पता चलता है कि अभी भी मोदी का जलवा बरकरार है। जी हाँ, आखिर यूपी जीत हार के मायने क्या है? क्यों यूपी में बीजेपी बम्पर तरीके से जीती? क्यों वोटर एक तरफा वोटिंग करने को मजबूर हुए? क्यों जाति और आरक्षण की राजनीति को पीछे छोड़ दिया यूपी वालों ने? आखिर क्यों जनता ने समाजवादियों को धूल चटाई? क्यों मायावती ने पिछले चुनाव से भी नीचे आ गई? कई लोगों का मानना है यूपी जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति से परेशान हो गई। अखिलेश हो या मायावती, सभी को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए था। मुसलमानों के लिए अखिलेश और मायावती ने अलग से घोषणा पत्र जारी किए। मायावती ने भी सभी को दरकिनार करके मुस्लिमों को सबसे ज्यादा टिकट दिए। सपा हो या बसपा, कांग्रेस हो या ओवैसी, सिर्फ मुस्लिम वोटों को पाने के लिए घोषणाएं करते रहे। यूपी में 17% मुसलमानों के लिए सभी ने अपने अपने दांव चले। वहीं भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा के मुकाबले दूसरी पार्टियां रणनीति बनाने में विफल हो गए। दूसरी पार्टियों को सिर्फ मुसलमान वोट ही दिखाई दिया। हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में भी कई बार दिखा कि जनता मुस्लिम कट्टरवाद और जातिवाद से परेशान है। कुछ लोगों का कहना था यहाँ तो सिर्फ मुसलमान और यादवों की सुनी जाती है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि झूठे SC/ST एक्ट ने लोगों को डरा रखा है। वहीं बीजेपी ने जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति के बजाय विकास की राजनीति पर ध्यान दिया। मोदी और अमित शाह ने विरोधियों के धर्मवाद और जातिवाद पर खूब हमले किए। ऐसे में जनता को बीजेपी में उम्मीद दिखाई दी। भाजपा में सबको साथ लेने की उम्मीद में ही लोगों ने बम्पर वोटिंग की। जिन प्रदेशों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी, वहां भाजपा को इतनी बम्पर जीत नहीं मिलना इसका सबूत है। अब देखना होगा क्या विपक्षी सभी को साथ लेकर चलते हैं या फिर तुष्टीकरण की राजनीति लगातार जारी रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस हार पर हार के बावजूद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लगातार कर रही है। जिन प्रदेशों में मुस्लिम नहीं है वहाँ कांग्रेस लगातार हार रही है, लेकिन जहाँ मुस्लिम नहीं है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे की राजनीति क्या होती है। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक विशेष पैनल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ है मयंक जैन, वरिष्ठ पत्रकार है, राष्ट्रवादी विचारों के साथ अपने विषय को रखते हैं। हमारे साथ है नरेश शर्मा, डॉक्टर नरेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता है, गौ भक्त है और हेल्थ गुरु है। साथ में हमारे साथ है एडवोकेट विवेक शर्मा, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उसके राजनीति पर भी विशेष ध्यान रखते हैं। इन तीनों अतिथियों के साथ हमेशा की तरह बड़ी संख्या में आप अपने घर से ही लाइव जुड़े इस कार्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए आप भी अपनी बात को सीधे विदाउट एडिट स्क्रीन पर रख सकते हैं। हम चर्चा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मयंक जी के पास चलते हैं। मयंक जी, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संविधान, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सुपड़ा साफ हो गया। यही बात उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठे अखिलेश ने कही और सत्ता में आने वाली इच्छुक मायावती ने भी कही कि मैं आऊंगी तो सब कुछ पहले तुमको देगी। क्या
ये पोलराइजेशन यूपी में ले डुबाए? बिल्कुल, ये सब चल रहा था। और बड़े अचरज की बात है कि जब मनमोहन सिंह ने ये बात 2006 में कही थी, तब उस वक्त क्यों बीजेपी के इतने सारे इलेक्शंस हुए, इतने सारे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया बीजेपी ने, लेकिन पहली बार इस बात का फायदा उठा पाई जब अमित शाह और मोदी जी ने बागडोर संभाली बीजेपी की। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इस तरह के मुद्दे सामने आते थे, लेकिन बीजेपी उन मुद्दों पर ठीक से काम नहीं कर पाती थी। अब सवाल इस बात का यह है कि कैसे अज्यूम कर लेते हैं मनमोहन सिंह जैसे लोग, कांग्रेस के लोग, कि वो इतनी बड़ी बात कह देंगे कि पहला अधिकार सारे रिसोर्सेज पर केवल मुसलमानों का है, और इतना बड़ा हिंदू समाज बैठा हुआ है और वो उनको जिता देता था, समाजवादी पार्टी को जिता देता था। लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था, इससे पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था, तो इमाम बुखारी ने एक चिट्ठी लिखी थी मुलायम सिंह यादव को, जिसमें उसने लिस्ट बनाकर दी थी कि ये सारी चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी, जिसमें एक चीज ये भी थी कि जिन लड़कों को आप पकड़ लेते हो टेररिज्म और इन केसेस में, उनको छोड़ना पड़ेगा। और इस तरह के ऑर्डर्स निकाले गए थे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। हमने कैमरे में दिखाया, यहां पर चुनाव के दौरान भाषण देते हुए नेता कहता है कि मैं यहां से हूं, इसलिए किसी मुसलमान को कोई ट्रैफिक पुलिस तक रोक नहीं सकता। जब नेता यह आश्वस्त करता है तो फिर बंदूक लेकर गोलीबारी करने वाला खुलेआम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी चीजें इफेक्ट रही क्या जो हम सोचते हैं? क्या ये मुद्दे रहे क्या? हमारा ये मानना है, आपका क्या है? आप कॉल करके बता सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल पर आपकी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। इन सब मुद्दों के साथ और भी क्या मुद्दा है, नरेश जी से जानते हैं। सुरेश जी, इस चुनाव में भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विकास की बात पिछले कई दिनों से सभी सरकार एक दूसरे को गुमराह करने लगी। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी कई ऐसे आंकड़े, झूठे आंकड़े पेश किए कि हमने भी सड़कें बनाई, हमने भी कुछ और काम, एम्बुलेंस चलाई। लेकिन वास्तव में ये विकास का कार्य तो लगभग सभी सरकार करती हैं, लेकिन वो कितने प्रभावी रूप से होते हैं, कितनी ज़्यादा गति से होते हैं, कितनी पारदर्शिता से होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पिछली सपा सरकार के राज में मुजफ्फरनगर का कितना भयंकर गुंडागर्दी का कांड हुआ कि एक हिंदू बच्ची के साथ कुछ मुस्लिम युवकों ने दुर्व्यवहार किया, और उसका कुछ जब हिंदू नवयुवकों ने विरोध किया तो कितना भयंकर वहां पर मारकाट मची है। सपा सरकार ने उन अपराधी लोगों का समर्थन किया। ये सब सच जनता के सामने आया, और आपके सुदर्शन चैनल ने ये सच को जनता को समझाने में बहुत ही सक्रिय और ईमानदारी से और बहुत बहादुरी से अपना कर्तव्य बिल्कुल, हमने इस चुनाव में एक मुद्दा उठाया था, उसके ऊपर हमने लगातार 3 डिफरेंट प्रोग्राम किए, जिसमें एक हमारा नया प्रोग्राम जन संसद भी था, चलते चलते में भी उठाया, बिंदास बोल में भी उठाया, और खबरों में उठाया कि अगर मुस्लिम वोट बैंक है तो हिंदू वोट बैंक क्यों नहीं? मुस्लिम वोट बैंक अगर एक देश तोड़कर लेके जा सकती है और हर सरकार पर प्रभाव डालती है, इवन तमाम दल, हिंदुस्तान का कोई भी दल, वो ये कहता है कि हम उनके विरोधी नहीं है, इस तक झुकाने की ताकत जो वोट बैंक रखती है, जो केवल 20% है, फिर भी तो 80% वोट बैंक क्यों नहीं हो सकती? इस मुद्दे को हमने लगातार उठाया, एक कानूनी एंगल से भी और एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के एंगल से भी। विवेक, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, पिछले विगत कितने ही दशकों से ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति इस प्रदेश में चल रही है, आज के नतीजों से उसका अंत हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव आने वाली सरकार करने वाली है। अमित भाई जी ने अपने सैकड़ों इंटरव्यू में ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या होता है, वो समझाया भी है कि यदि बिजली आएगी तो वो सबके पास जाएगी। मेरा जो मूल कारण है इस पिछली गवर्नमेंट को चिन्हित करने का, वो है लॉ एंड ऑर्डर पे। आप चाहे वो बुलंदशहर कांड हो, मुजफ्फरनगर में बदमाश पकड़े जाते हैं, मंत्री आजम खान फोन करके कहते हैं कि इन्हें छोड़ दो, और उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये सारी जो परिस्थितियां बनी और इन सबको जो भुगता विगत 5 सालों में, और उससे पहले वही काम दलित राजनीति के नाम पे मायावती करती रही, तो इस सबसे त्रस्त आ चुके थे। इसलिए इतना बड़ा मैंडेट, और वो राइटिंग ऑन द वॉल है जी, साफ दिख रही है। बिल्कुल, मायावती की हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, क्या कहती है, देखिए। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में तो अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहां बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जरूर जीत जाएंगे, बशर्ते
यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे ना। मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने सोने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। विवेक जी, कहां है चुनाव आयोग जो कागदी शेर दौड़ाता है? जब यह कहा गया, कोर्ट ने भी कहा कि धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। मायावती की, मुलायम, अखिलेश की कोई भी सभा, किसी भी उनके नेता की कोई भी सभा दिखाइए जिसमें यह धर्म का नाम नहीं लिया गया हो। कहा है कानून? यही तो आश्चर्य है। चुनाव आयोग के पास बहुत पावर होने के बाद भी ऐसे वक्तव्यों पर कोई भी एक्शन ना लेना, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। चुनाव आयोग से को तो तुरंत इन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग के पास पूरी पावर्स हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या मयंक जी आपको लगता है कि जो तमाम करीब 6.5 दशकों से ये जो राजनीति आ रही थी, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रहा था, क्या लोग पिछले कुछ सालों से, खास करके मैं कहूंगा 3-3.5 सालों से इन विषयों में जाग चुके हैं? ये बात पॉलिटिशियन नहीं समझ रहे हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि नेहरू के टाइम से मुस्लिम वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया गया था और उनका अपीसमेंट होता था और हिंदू सोसाइटी पर लगातार गालियां पड़ती थी और उसको अलग अलग जातियों में विभाजित करके एक डिविसिव पॉलिटिक्स करने की योजना थी हिंदू समाज की पावर को कम करने के लिए और आपस में जातियों को लड़ाने के लिए। ये नेहरूवाद है। ये नेहरूवाद के अंदर यही होता है, मुस्लिम्स को एक वोट बैंक की तरह देखना और हिंदुओं को छोटी छोटी जातियों में बांट देना। और इसका जो सही उत्तर दिया वो गुजरात मॉडल ने दिया। गुजरात में जब बीजेपी की सरकार कई दशकों तक लगातार चलती रही, उसके अंदर देखा गया कि हिंदू वोट बैंक इंपॉर्टेंट हो गया, जो हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट हो गया और उसके बाद जो सो कॉल्ड मुस्लिम वोट बैंक था वो मीनिंगलेस हो गया, उसका कोई अर्थ ही नहीं था। तो यह है गुजरात मॉडल जो आज आपको दिखाई दे रहा है, जो हिंदू सोसाइटी का कंसोलिडेशन हो रहा है। और यह चीज यूरोप में नहीं हो पा रही है, यह चीज अमेरिका में हुई है ट्रंप के अंडर और यह चीज मोदी जी के अंडर हुई है इंडिया में। तो यह पहली बार हो रहा है। अब यूरोप बहुत बड़ी ट्रबल में है। यूरोप बहुत वहां भी फ्रांस का जो चुनाव लड़ा जा रहा है इसी मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। हाँ, वहां पर फ्रांस में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है ली पेन के अंडर, लेकिन ये मोदी जी से शुरू होता है राष्ट्रीय लेवल पे। वही मॉडल फिर ट्रंप अपनाता है और अब यूरोप में हम देख रहे हैं ली पेन या गिट वाइल्डर्स, इस तरह के कुछ लोग। बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि इस साल में 2017 में 50 देशों में चुनाव होने हैं, उनमें से 33 देश ऐसे हैं जहां पर यह मुद्दा है। बिल्कुल, तो ये जिस तरह से ये शुरुआत जो कि उसका पूरा क्रेडिट जो पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है, जो सुनामी चल रही है इस तरह की, उसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, उनकी पॉलिटिक्स को जाता है और ईमानदारी की पॉलिटिक्स। आज यूपी में जो मेन मुद्दा था वो गुंडागर्दी का था और भ्रष्टाचार का था, जो बीजेपी का स्लोगन भी था। और जो यहां पर जिस तरह से जो दलाल थे पावर के कॉरिडोर्स में जो घूमते थे दिल्ली में, 5 स्टार होटल में पार्क रहते थे, आज वो गायब हो गए हैं। आज कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं ये फलाने का काम करवा दूंगा। तो इस तरह की जो ईमानदारी की बात यूपी तक पहुंची है, वहां के जन जन तक पहुंची है, दिल्ली से ज्यादा। और ऐसा भी हो सकता है, उनको दिखा, सोचा तो सब लोग कहते हैं सोचते, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये भी दिखाई दिया। मुलायम सिंह जी का एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि मुसलमानों की उपेक्षा बहुत हुई, सबसे ज्यादा पिछड़ गया मुसलमान। पढ़ाई में मुसलमान, पढ़ाई में, नौकरी में। तो आपने देखा जब पुलिस भर्ती हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि इतने % मुसलमान होना चाहिए। 14% से लेके 16% हमारे जमाने में पुलिस भर्ती हुई और 29 या 27% के लिए मुरादाबाद में हुई। बदायूं में 26% मुसलमानों की भर्ती हुई। जब हमने आदेश दिया
और अखिलेश ने भी आदेश दिया कि भाई हर थाने में 3-4 मुसलमान सिपाही होना चाहिए। क्या है कि नहीं है बताओ आप, कि क्यों है? अब बताओ क्यों है? इसलिए कि हमने भर्ती की इसलिए है कि हमारी पार्टी हितैषी है और जोखिम उठाया है। जब मान्य होता कांड हुआ था तो आप समझिए क्या मुसलमानों की हरकत करने जा रहे थे लोग। अगर हम उस वक्त महिलाओं अगर नहीं गोली चलती, हमारे सुरक्षा बल गोली नहीं चलाते, अब मेरे खिलाफ केस कर दिया तो गुलाम सिंह ने कहा कि हमने मरवाए नहीं, जिन्होंने जो जिम्मेदारी थी हमारे सुरक्षा बलों की कि कानून कोई तोड़ने न पाए, जिन्होंने कानून तोड़ा और मस्जिद गिराने की कोशिश की उनके खिलाफ कार्रवाई की। और फिर दूसरी बीजेपी सरकार आई, उसने मस्जिद गिरा दी और मस्जिद गिरा के नारे दिए। लेकिन मुसलमान भाइयों ने गुस्सा होकर के फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी। उसी से ये बनी। सारे मुसलमानों ने कम से कम 70% मुसलमानों ने वोट दिया और 70% माने सबने दिया वोट। तो आज हमारा मुसलमान समाजवादी पार्टी से काफी जुड़ा है। बोलने वाला हिंदू, जिसके लिए वोट मांग रहा है वो हिंदू, जो आसपास खड़े हैं वो हिंदू, सामने जो बैठे वो हिंदू। हिंदू बहुल राज्य में मतदान और इलेक्शन हो रहा है, उनके सामने ये मैसेज जा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहे मयंक जी? देखिए, ऐसा है कि ये जो आदमी है ना, जो बोल रहा था अभी, मुलायम सिंह यादव, इसके हाथ अगर आप कभी देखेंगे दोनों, तो उस पे कार सेवकों का खून दिखता है। और जब ये पार्टी हारती है तो हर हिंदू के दिल में ठंडक पहुंचती है, खासकर उन लोगों के दिल में जो राम जन्मभूमि के सिपाही थे। तो जो ये मुलायम सिंह यादव है, इसकी पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया मोदी जी ने। आज चैन पड़ा। बीजेपी क्यों हारी थी? क्योंकि उसमें बीजेपी के कुछ लीडर्स जब मस्जिद गिर गई थी तो वहीं रोने लग गए थे। उन्होंने वीकनेस दिखाई थी। अगर उस वक्त मोदी जैसा स्ट्रांग लीडर होता तो यह आदमी कभी नहीं बनता वहां का मुख्यमंत्री। तो आज जो हुआ है यह पहले होना चाहिए था। और यह जिस तरह की बात बोल रहा है, उसके बाद भी यह जीतता रहा, यह हिंदू समाज के लिए बहुत शर्म का विषय है। नरेश जी। सुरेश जी, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का केंद्र है। यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा है और भगवान शंकर की काशी है, और गंगा माँ का केंद्र बनारस और इलाहाबाद है। लेकिन पूरे विश्व में और पूरे भारत में यहीं से भारतीय संस्कृति की स्थापना होती है। और भारतीय संस्कृति इस मानव समाज के लिए, विश्व के लिए सबसे कल्याणकारी संस्कृति है। जो संस्कृति ये सिखाती है कि सर्वे भवन्तु, जो संस्कृति कहती है कि वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन मैं एक बात बहुत गहराई से कह रहा हूँ सुरेश जी, कि 1947 के बाद ये आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ऐतिहासिक दिन आया है। वास्तव में उत्तर प्रदेश की ये असली आज़ादी का दिन आया है, क्योंकि जो 1947 में 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्ष में 6 लाख लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था। वह आज़ादी अधूरी थी क्योंकि अंग्रेजों का साथ भी सुरेश जी कुछ हिंदुस्तानी गद्दार लोगों ने दिया था। जब अंग्रेज आए थे तो भारत में मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे और कुछ गद्दार कायर देशद्रोही लोगों ने, भारतीय लोगों ने ही उन अंग्रेजों का साथ दिया था। भगत सिंह पर जो लाठी चलाते थे, वीर सावरकर पर जो कोड़े चलाते थे, वो सब भी हिंदुस्तानी थे। और आज भी उत्तर प्रदेश में वही गद्दार, वही कायर, वही देशद्रोही, वही भारतीय संस्कृति विरोधी ये आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं। अब भारतीय समाज ने इन आस्तीन के सांपों को पहचाना है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने इन आस्तीन के सांपों को बेनकाब करने का सबसे बहादुरी से काम किया है। आप साधुवाद के पात्र हैं और भारतीय संस्कृति आपको एक गौरवमानी भारतीय ऋषि मानती है। हमने तो चैनल ही इसीलिए शुरू किया है क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अन्याय जिनके खिलाफ होता था उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था, और इसलिए हमने लगातार आवाज बढ़ाई।
आपने देखा होगा कि आजम खान का हमने कैसे इंटरव्यू लिया, हमने क्या क्या मुद्दों को उठाया। हम किसी राजनीतिक दल के हित के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र धर्म के हित के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। हो सकता है कि इसका फायदा फिलहाल बीजेपी को हो रहा है। अगर वो इस ट्रैक पे रहेगी तो फायदे में रहेगी, इस ट्रैक के जो खिलाफ जाएगा वो नुकसान में रहेगा। शंकराचार्य के उत्तराधिकारी का पर जो लाठी चलाई वो भी आज आप जरूर दिखाएं। बिल्कुल, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम क्या मायने हैं इस हार जीत के, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बड़ा पैनल है और साथ में बड़ी संख्या में कॉलर भी है। हम कॉलर को भी कहेंगे कि स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव का ये वीडियो। हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान भाइयों को भी अपनी जो प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आबादी के हिसाब से मदद करने का काम, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान भाइयों को भी अपनी जो प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आबादी के हिसाब से मदद करने का काम। विवेक जी, एक युवा मुख्यमंत्री, मैं पिछले बार चुनाव में 34 दिन यूपी में था। अखिलेश को एक नई उम्मीद के साथ लोगों ने जीता कर दिया था कि आदमी यूथ है, नया है, कुछ बेहतर करेगा, लेकिन ये भी हिंदू मुसलमान में फंस गया। देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुलायम सिंह जी का दिखाया था, तो जीन्स तो वही है ना, हेरिडिटी वही है, और अनफॉर्चुनेटली समझते ये हैं कि ये सारी बातें करके जीत भी जाएंगे, जो कि हुआ नहीं है। क्योंकि अब तक ऐसा होता आया है। अब तक ऐसा होता आया है। नहीं भी जीतेंगे तो कुछ ऐसा समीकरण बनेगा कि जोड़ तोड़ से हो जाएगा काम। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ है, इस बार के जो नतीजे हैं, उन्होंने इन सब मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है। और फिर बड़ी पुरानी सी कहावत है कि इन सब के कारण से ही तो ये होता है ना, कि वो कहते हैं लकड़ी कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो जंगल के कटने का रास्ता ना होता। तो यदि इस तरीके के हिंदू कंसोलिडेट नहीं करेंगे उनके फेवर में, तब तक हिंदुओं का नुकसान होगा नहीं। तो इसलिए इस राजनीतिक नतीजे ने यह बता दिया है कि अब हिंदू उस प्लैंक पे चलने को तैयार नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जाति, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, सारे हिंदुओं ने क्लब होकर इस बार वोट किया है और उसका नतीजा आपके कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, जय हिंद। बोलिए। चौहान जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो आप में अच्छा प्रोग्राम लाते हैं और दिखाते हैं, जनता की आंखों को खोलते हैं। ये जो मैंडेट दिए है उत्तर प्रदेश की जनता ने, वो बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। जाति धर्म को छोड़ के जो ऊपर उठा है, जो जाति के नाम से और धर्म के नाम से राजनीति करते थे, वो उनके मुंह एक करारा तमाचा है सर। बहुत अच्छी बात है सर, मैं धन्यवाद देता हूँ। दिग्विजय सिंह जैसे आदमी को तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब को मर जाना चाहिए सर। जो देश के नाम पर गद्दारी करता है, वो धर्म के नाम पे वोट मांगता है। ये लोग सब गद्दार हैं। ऐसे लोग को ऐसे सबक सिखाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों ने जो सब जनता को जो दिखा दिया, उसी तरह भारतवासियों को मेरा निवेदन है, किसी तरह से मैंडेट दे। जो जातीय धर्म के नाम से जो वोट मांगे, उसको कभी वोट मत दे। धन्यवाद। हम आपको दिखाते कमाल फारूकी की ये वीडियो, देखिए आपके साथ। मिलकर जाएंगे और लोगों को बतलाएंगे कि क्यों बीएसपी बेहतर है समाजवादी पार्टी से। और जो बहन मायावती जी ने हमको कहा है, वो आप लोगों के जरिए तमाम मुसलमानों को, तमाम सेक्युलर फोर्सेस को पहुंचाए। हालांकि इनको मैंने तमाम दलों में 5 साल में देखा हुआ है, और आप बीएसपी से भी शायद किसी और दल में जाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, जो आरक्षण के मुद्दे पे भाजपा, एक बार मोदी जी ने जो बोला था कि आरक्षण पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये जो सवर्ण के बच्चे जो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, और ये जो
आरक्षण प्राप्त जो चलिए, छात्र हैं, ये 2 घंटे धर्म पढ़ाई आधारित आरक्षण के बारे में तो संविधान भी यही कहता है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। और इसलिए मुसलमानों को आरक्षण देने की जो बात हुई, उस बात के खिलाफ भी माहौल बना। और ये भी इसी श्रृंखला में, जो हमने आपको तमाम वीडियो दिखाए, इसी श्रृंखला में मुसलमानों का आरक्षण भी एक मुद्दा रहा। हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं, देखिए क्या कारण है आपके सामने। जनता जातिवाद की राजनीति से परेशान। कुछ लोगों का मानना है कि यूपी में विशेष जाति की हर जगह सुनी जाती थी। वैसे विशेष जाति की सुनी जाती हो या नहीं, लेकिन ऐसा माहौल जरूर बना दिया गया था। इससे दूसरे लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी। धर्मवाद और कट्टरवाद की राजनीति। सपा और बसपा के कई नेता चुनाव प्रचार में ऐसे बोल रहे थे जैसे वो सिर्फ मुस्लिमों या फिर विशेष जाति के लिए ही चुनकर जाने वाले हैं और सिर्फ मुस्लिमों और किसी विशेष जाति के लिए ही काम करेंगे। ऐसे में दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। सत्ता के नाम पर गुंडागर्दी। कुछ लोगों का ऐसा मानना रहा है कि समाजवादी सत्ता के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। यही नहीं, इन राजनीतिक पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व भी अपने लोगों की गुंडागर्दी को सही बताता है। इससे न सिर्फ दूसरे लोगों का मनोबल गिरता है, बल्कि लोगों में असुरक्षा की भावना भी आती है। भ्रष्टाचार पर पार्टियों का समझौता। सपा के बड़े नेता अधिकारियों से कहते हैं कि काम भी करो और दलाली भी करो। ऐसे में जब खुद ही सत्ताधारी दल दलाली और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो जनता में कैसा संदेश जाएगा। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना। कुछ लोग कहते हैं गाय तो एक पशु है और हम इसे मारेंगे भी और खाएंगे भी। वहीं सपा, कांग्रेस और बसपा के लोग इसे बढ़ावा देते हैं। इससे न सिर्फ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि लोग ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट होने लगते हैं। हसरत शेरवानी का एक वीडियो देखते हैं, देखिए। वोट की कीमत कम नहीं होती है भाइयों। ये वोट जो है बड़ा सोच समझ करके देना है। पीछे भी आपने 5 साल देखे थे, किसी मुसलमान ने जो है थाने का गेट नहीं देखा था। किसी मुसलमान को थाने चौकी का गेट नहीं मैंने देखने दिया था। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि मोटरसाइकिल रोक ली तो उसको थाने तक पहुंचा दे या सीज कर दे। क्या नाम है? मेरा उमर नाम है। क्या नाम है? मेरा अब्दुल्ला नाम है। अच्छा, जा निकल जा। उसे पता था कि अभी विधायक का फोन आ जाएगा और मुझ पर डांट पड़ जाएगी। वो ताकत आपने देखी थी पिछली बार, वो आपकी ताकत थी, आपके वोट की ताकत थी। और उसके बाद वो भी 5 साल देख लिया आपने, जो लोगों के घरों में सीढ़ियां लगा लगा करके पुलिस अंदर कूदी है और पुलिस उठा उठा करके तुम्हें लेकर के जेलों में भेजा है। और अब कितने लोग अभी भी जेल में हैं जिनका कोई मुकदमा नहीं, फर्जी मुकदमे बनाए गए और उनको जेल में भेज दिया गया। अभी जमानतें भी नहीं हुई उनकी। ये क्या था? ये वही तो वोट की ताकत थी, जिस वोट को आपने बांटा था। तो ये वोट, कहते हैं कि वोट जो है अमूल है, इसीलिए तो अमूल, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आपने कीमत लगा दी तो आप खत्म हो जाएंगे। कौन आएगा आपके बीच में फिर यहां पर लड़ने के लिए? दोबारा कोई हिम्मत करेगा मुसलमान यहां लड़ने के लिए? मैंने तो बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैं जब इलेक्शन हार गया तो मेरे बच्चों ने बोला कि आप दिल्ली वापस आ जाओ। एक बार एमएलए बन लिए, बस बहुत है। लेकिन जब मैंने अपनी कौम को देखा कि बेवजह जेलों में जा रहे हैं, बेवजह पुलिस लठ मार रही है, तो फिर दिल्ली जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये तो लंबे भाषण है और ऐसे हर भाषण में हिस्सा है जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। विवेक जी के पास दोबारा जाता हूं। विवेक जी, ये कितना कानूनन उल्लंघन है? टोटल वायलेशन है। आप प्रोवोक कर रहे हैं जनता को। आईपीसी, और भले ये लोग चुनाव हारे हो, हाँ, लेकिन क्या चुनाव आयोग में अगर एक केस डाली जाए तो इनका अगले 5-6 साल या जीवन भर चुनाव लड़ने से बैन नहीं हो सकते? नहीं, वैसी व्यवस्था अभी चुनाव आयोग के पास नहीं है। हाँ, यदि इसको आप बना करके मुकदमा डालें और इनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा डाल के इनको कन्विक्ट कराएं तो डेफिनेटली फिर चुनाव आयोग के पास पावर आ जाती है। तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया क्यों जाना नहीं? सामाजिक संस्थाओं ने इस पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल के लिए तो चुनाव खत्म हो गया, लेकिन देश और समाज के लिए काम करने वाले लोगों ने नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए,
बिल्कुल किसी को इनिशिएशन लेना चाहिए। जैसे एमएफ हुसैन के खिलाफ लिया था ना इनिशिएशन, जिस तरह से एमएफ हुसैन को लेकर जगह जगह जाकिर नाइक पर हमने अभियान चलाया था और 58 से ज्यादा एफआईआर हुए थे, भागना पड़ा। बिल्कुल। तो ये अब जो हिंदू 153A कलम है, 153A है, उसके अंदर एफआईआर करनी चाहिए। और इन्होंने भड़काने की कोशिश की है, दो गुटों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की है, तो ये केस बनता है, बिल्कुल बनता और है। क्रिमिनल लाइबिलिटी इनकी रहेगी जब तक ये मरेंगे नहीं, तब तक इनके ऊपर ये क्रिमिनल लाइबिलिटी रहेगी। तो जगह जगह पर थाने में जितने थाने हैं यूपी में, सब जगह कर दिया जाए एफआईआर। नरेश जी। सुरेश जी, अभी इन नेताजी की भाषा हम सब सुन रहे थे कि कोई पुलिस अधिकारी जब नाम सुनता है अब्दुल्ला या खान तो उसको छोड़ देता है, चाहे वो कैसा भी अपराध करके आया हो। ये कितनी हमारी जो संस्कृति और हमारे जो लोग हैं वो बहुत अहिंसावादी हैं, मानवतावादी हैं, और हम बहुत वर्षों से इसको निभा रहे हैं। लेकिन अब ये हद हो गई है कि ये लोग हमारी आंख में उंगली देकर लड़ते हैं। लड़ाई की शुरुआत ये लोग करते हैं। तो अब वो स्थिति आ गई है कि आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान युवक भी है, वो भी इन घटनाओं से परेशान है, और वो भी इन तथ्यों को और आंकड़ों को महसूस करता है कि हम कमाते हैं। अभी पिछली घटनाओं में मैंने अभी पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में 10,000 कब्रिस्तानों की 4 दीवारी अखिलेश सरकार ने कराई। अब वो मेरा पैसा है, मेरे से टैक्स दिया गया, उसको आप किसी अस्पताल बनाने में लगाइए, किसी स्कूल को बनाने में लगाइए। 1300 करोड़ का हज हाउस बना रहे हैं, 55,000 उर्दू के टीचर लगा रहे हैं, जो 235 करोड़ उर्दू का था 470 करोड़ कर रहे हैं। 2 लाख लैपटॉप अनपढ़ एक समुदाय विशेष के लोगों को, लगभग 3-3.25 लाख लैपटॉप ऐसे लोगों को दिए गए जिनको पढ़ाई नहीं आती है। बिल्कुल ऐसे तमाम मुद्दे रहे, लेकिन इन सब पोलराइजेशन में एक नाम और आता है, वो है हिंदुस्तान का एक नमक हराम राजनेता ओवैसी। ये क्या कहता है, देखिए। नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बताना यह है कि मैं आज उलमाए अहले सुन्नत संभल की तरफ से बहैसियत कायद अहले सुन्नत संभल यह ऐलान कर रहा हूं कि हमारे उलमा की जमात ओवैसी साहब का साथ दे रही है। ये तन्हा मेरा ऐलान नहीं, बल्कि मेरी पूरी जमात का, उलमाए अहले सुन्नत का सबका ऐलान है। उलमाए अहले सुन्नत। और यहाँ पर जहाँ हमारी ये आवाज पूरी यूपी के लिए है इस वक्त, क्योंकि यूपी में खड़े किए गए हैं मेंबर्स, खुसूसी तरीके से हम यहाँ पर अपील करते हैं, जनाब हमारे मोहतरम बुजुर्ग, हमारे सियासी कायद संभल के डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श, उनके पोते जियाउर रहमान बख्श, जो इस सीट से एमएलए के उम्मीदवार हैं। ये तो लंबा वीडियो है जो ओवैसी के समर्थन में मौलानाओं की जय जयकार हो रही है, आप देख रहे हैं। ये वही वर्ग है जिसका नाम ये ले रहे थे, जो वंदे मातरम संसद में शुरू होने के बाद जिसने वॉकआउट किया था। तमाम लोगों को सजा दी है लोगों ने, और ये सजा को कारणों के साथ उनके सामने दिखाना जरूरी है। जिसने भारत माँ को आजम खान के साथ डायन भी कहा था। हाँ, ये वही है। हम आपको बुखारी की भी बात बताते हैं। ये बुखारी वही है जिसको लोग शाही इमाम कहते हैं, दिल्ली के जामा मस्जिद का। लेकिन हम कभी भी शाही इमाम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद किसी प्रकार की शाही हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो जब शाह ही नहीं है तो शाही किस बात की है, इसलिए एक साधारण इमाम है ऐसा हम कहते हैं। इसकी क्या कहना है, देखिए। पार्टी ने मुसलमानों को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था, इसलिए अगर बीएसपी ने 97% मुसलमानों को टिकट दिए हैं तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा कदम है। समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सभी लोग ये तवक्को करते हैं कि दोनों जो गुट हैं उनमें जल्द ही समझौता हो जाएगा। और सलमान जाहिर सी बात है ये देख कर वोट देगा कि किस पार्टी ने या किस गवर्नमेंट ने उनकी तामीर और तरक्की के लिए क्या काम किए। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, उनसे डायरेक्ट बात नहीं होगा क्या? बिल्कुल, आप लाइव में जुड़े हैं, क्या कहना है, बोलिए, नाम बताइए। जी, मेरा नाम वसीम है, हम बिहार से बोल रहे हैं, किशनगंज जिला से। बोलिए वसीम जी। जी, मेरा कहना यह है कि सर ये जो एग्जिट पोल में दिखाए आप
हाँ, मेरा नाम वसीम है सर, वसीम। बोलते रहिए लगातार। हाँ सर, मेरा कहना ये है कि ये जो एग्जिट पोल में आप दिखाए हैं पोल, हाँ, तो सर ये पहले का दिखा हुआ है, ये अभी लाइव दिखा रहे हैं? लेटेस्ट है। हाँ सर, आप पैसा कितना खाए हैं? आपका न्यूज जो जितना चैनल है आपका, यही तो बात है। ये आ गए मायावती के लाइन पे। यही तो बात है, जो आपकी बात नहीं करेगा, जो आपकी बात करते हो कितना पैसा खाते हैं। नहीं, इसको तो ये भी नहीं शायद ये काट दिया। इसको तो ये भी नहीं पता कि एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल नहीं, ये पोल है, ये एग्जिट पोल रिजल्ट है, एग्जैक्ट पोल है। ये तो मूर्ख है। हाँ, तो चलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर भी, क्योंकि हम कहते हैं कि सुदर्शन में तो लोकतंत्र है, हम आपकी बात को कहने का मौका देते हैं। मायावती की लाइन पे आ गए कि ईवीएम ही मैनेज है। हम आपको बाकी राज्यों में भी लेके चलेंगे, क्योंकि उसके बगैर ये चर्चा अधूरी रहेगी। उस बाकी राज्यों में, खास करके गोवा और पंजाब में, मयंक जी, आपका एक फैक्टर था जिसको अरविंद केजरीवाल फैक्टर है, जिस पर आप मतलब मयंक जैन भी काफी रिसर्च कर चुके हैं। आपने देखा कि जनता ने, खास करके बीजेपी के वोटर ने, यह पाया कि अगर आप यहां पर बीजेपी अकाली नहीं जीत रहा है तो किसी भी स्थिति में आप नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल अगर जीतेगा तो नुकसान होगा, यह ज्यादा खतरनाक आदमी है। इसलिए गोवा में भी, मैंने अभी गोवा में बात की और मैं 4-5 बार अभी जाके आया हूं गोवा में, किसी भी स्थिति में कांग्रेस वालों ने भी ये नहीं सोचा था कि हम जीत सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता भी प्रचार में नहीं गया था। लेकिन वहां पर जैसे लोगों ने देखा कि यहां पर आप जीतने की संभावना है, बीजेपी नहीं जीत रहे, उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। ये दोनों जगह पर, पंजाब और गोवा में, केजरीवाल फैक्टर पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि विदेशी हस्तकों का नकारना हिंदुस्तान ने, यह भी बहुत अच्छा संदेश है। मयंक जी, देखिए, आपको याद होगा सुरेश जी कि आपके ही चैनल पर शायद हम लोगों ने सबसे पहले यह कहा था कि जो खालिस्तान मूवमेंट कनाडा में है, उसका पैसा बहुत जबरदस्त तरीके से पंजाब में इलेक्शंस में खर्च किया जा रहा है और उसका सीधा फायदा केजरीवाल की पार्टी को हो रहा है। तो हम लोगों ने ये बहुत पहले बता दिया था और काफी जानकारियां हमारे पास आ रही थी और उसके आधार पर हम जानते थे कि केजरीवाल 2 जगह पर काम कर रहा था। एक पंजाब में, जहां पर एक ऐसा तबका है जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं और खासकर फॉरेन कंट्रीज में बेस्ड है, उनका फायदा उठाकर इस बॉर्डर स्टेट में अफरा तफरी मचाने की योजना थी इसकी। और ये दूसरा स्टेट गोवा, वहां भी आपने देखा कि वहां भी एक माइनॉरिटी, जिसको कहा जाता है क्रिश्चियन माइनॉरिटी, जो कि मिशनरी से, रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए हैं, और केजरीवाल के तार भी, बहुत सारा प्रूफ है कि उसके तार भी मिशनरीज के साथ जुड़े हुए हैं, फोर्ड फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी उसकी इस तरह की चीजें हैं। तो इन 2 स्टेट्स पर इसका स्पेसिफिक फोकस था इसका। इसलिए इन्होंने यूपी में इलेक्शन भी नहीं लड़ा, उत्तराखंड में भी नहीं लड़ा। तो अब सवाल यह है कि हिंदू सोसाइटी में आज इतनी जो है, इतनी अवेयरनेस आ गई है कि उन्होंने दिल्ली में देखा कि किस तरह से कांग्रेस जब कोलैप्स होती है तो किस तरह से नष्ट हो सकता है सारा मामला। तो उन्होंने, बीजेपी और अकाली दल की पोजीशन अच्छी नहीं थी तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसीलिए सिद्धू को वहां भेजा भी गया था। अगर ऐसा किया था तो वो तो बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान था, जिसके अंतर्गत अगर सिद्धू को भेजा था, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था कि कोई व्यक्ति ऐसे चला जाएगा छोड़ के राज्यसभा की टिकट को, और खासकर उसके जैसा डिसिप्लिन आदमी। तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। और इसलिए इस फैक्टर में भी चर्चा होनी चाहिए कि विदेशी हस्तक बनकर अगर आप देश के खिलाफ ही अगर छद्म युद्ध या अव्यवस्था का माहौल बनाना चाहते हैं तो आपको वोटर नहीं पसंद करेंगे। दोनों मायने इसी दृष्टिकोण से हमने आपके सामने रखे। हमारे साथ तमाम कॉलर भी जुड़े हैं, लेकिन हम आपको अखिलेश की एक पैकेज की घोषणा दिखाते हैं। क्या है वीडियो, देखिए। चुनाव में अल्पसंख्यकों के लिए सभी राजनीतिक दल अलग से घोषणा पत्र तक जारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी को मुस्लिम वोट चाहिए। अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ अलग से घोषणाएं की हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए आगामी 5 वर्षों में कम से कम 1 लाख नए सूक्ष्म, लघु, मध्यम व्यवसाय का सृजन। अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम को सही और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा।
अल्पसंख्यक समुदाय में मौजूद पुश्तैनी हुनर को विकसित करने के लिए चिन्हित क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड को स्वावलंबी बनाना, वाराणसी में हज हाउस का निर्माण कराना, अल्पसंख्यक वर्ग के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मारक बनवाना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेता मुस्लिम वोट बैंक के लिए शहीदों को भी हिंदू मुसलमान में बांटने से नहीं चूकते। अगर इन नेताओं के लिए अब कोई शहीद भी होगा तो वो हिंदू शहीद या फिर मुसलमान शहीद कहलाएंगे। जरा परिणाम देख लेते हैं आपके सामने। तुष्टीकरण की राजनीति लोगों को बांटने लगेगी। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही लोगों ने भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत दिया। लोगों को अपने देश में ही ऐसा लगने लगा था जैसे वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। इससे लोगों में अलगाव का भाव भी पैदा हुआ। हिंदू अपने ही देश में बेगाना होने से बचने के उपाय निकालेगा। हिंदुओं को कुछ लोग अपना वोट बैंक मानते ही नहीं। ऐसे में हिंदुओं को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनकी सुनने वाला ही नहीं है। मायावती भी मुसलमानों के लिए लड़ने लगी तो लोगों ने सोचा अब हम कहां जाएं? महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने से बचना। मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक पर अपने अधिकार की बात कर रही हैं, लेकिन मायावती ने महिला होने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं का साथ नहीं दिया। इससे मुस्लिम महिलाएं ऐसे दलों से नाराज होने लगी। दूसरे राज्यों में भी हिंदू एकजुट होने लगेंगे। वैसे तो पूरे देश में लोगों ने एकजुट होकर दिखा दिया कि वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की सुनने वाले नहीं हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अब देखना होगा कि क्या बदलाव होते हैं। विपक्ष को भी खत्म कर देगी जनता। जनता विपक्षियों को विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं छोड़ रही, क्योंकि विपक्षियों ने सरकार में रहते हुए जनता का ईमानदारी से कभी ध्यान ही नहीं रखा। ऐसे में जनता का गुस्सा लाजमी है। अब आपको हमेशा बिंदास में हम उपाय दिखाते, लेकिन आज नहीं दिखाते। एक ही उपाय है, और ये उपाय है आपने जागते रहना। आपने राजनीतिक दलों को सबक सिखाना। कोई दल जिसको आप जितवा कर दे, कोई भी दल हो, हिंदुस्तान का कोई भी दल, मैं शब्द यूज करता हूं क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। कहीं आप उसको ये छूट ना दे दे कि आपका सौदा वो करे। किसी भी जाति धर्म के लिए अच्छा नहीं है। मुसलमान ये भुगत रहे हैं, अब हिंदू को भी सजग रहना है, बीजेपी से काम करवा के लेने हैं। कार्यक्रम के आखिर में मैं तीनों से इस विषय पर बात करूंगा। विवेक जी। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने कि जागरूक होना तो बहुत जरूरी है। जागरूक नहीं होंगे तो शोषण होएगा। शोषण फिर वो अपना ही करता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी आए। अब मुस्लिमों का ही उदाहरण ले लें आप। मुस्लिम वोट बैंक करके क्लेम किए गए तो आज तक शोषित ही हुए ना, उनको कुछ मिला तो नहीं। बहुत कुछ मिला, ऐसा नहीं मिला। नहीं, मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो मास अपीजमेंट की पॉलिसी होती है, नेताओं को ज्यादा, हाँ, नेताओं को ज्यादा मिलता है, मासेस को कम मिलता है। मासेस हमेशा शोषित हो जाते हैं। तो वैसा हम लोगों के साथ भी ना हो, तो हमें आंख कान नाक सब खोल के रखना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं तो इंतजार कर रहा हूं उस क्षण का जिस वक्त बीजेपी की सरकार सत्ता में बैठे और उसका पहला निर्णय यह हो कि जो ऑटोमेटिक मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस हैं जो, उनको तुरंत बंद कर दिया जाएगा। मैकेनाइज भी हो और जो 2 नंबर के चल रहे वो भी हो। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि उसको तुरंत बंद कर दिया जाएगा। तो आप देखिए, ऐसी ऐसी हालत है। हापुड़ के पास रामपुर नाम का एक गांव है, वहां पर शादियां नहीं होती क्योंकि वहां पर इतनी बदबू है। वहां पर रोज 5000 से ऊपर भैंसें कटती हैं। वहां की जो नदियां हैं उनमें खून ही खून होता है। मांस के लोथड़े, मेरे पास शॉट्स हैं उस सबके, मैंने शूटिंग की है उसमें बहुत डिटेल में। और वहां पर जो लोग हैं वो इतनी बदबू वहां पर होती है कि वहां के लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो अगर ये काम उन्होंने कर दिया, और दूसरी बात मुझे फार्मर्स ने ये बताई कि वहां पर, और अगर वो जो खेती करते हैं जिसमें उनका गोबर का उपयोग करते हैं, इतनी ज्यादा भैंसें कट चुकी हैं कि गोबर बहुत महंगा हो चुका है यूपी में और मिलता नहीं है। तो अगर अमित शाह जी ने ये करवा दिया तो ये किसानों के लिए, और वहां पे जो लोग रह रहे हैं, वेस्टर्न यूपी को तबाह कर दिया इन स्लॉटर हाउसेस ने। बिल्कुल। नरेंद्र जी। सुरेश जी, वैसे तो आज का दिन हम सब के लिए थोड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही बधाई की पात्र है कि पिछले बहुत लंबे वर्ष से जो भारतीय संस्कृति की विरोधी सरकारें एक तरह से काम कर रही हैं। एक सरकार है जो कहती है मुस्लिम और यादव, एक सरकार कह रही है कि दलित और मुस्लिम। तो ये कितना घोर अन्याय है। तो आज का दिन तो एक बहुत, जो होली है, आज तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना जोरदार बहुमत दिया है। बिल्कुल, वो बहुत
बधाई के पात्र हैं। मोदी जी का यह विजय इसमें निसंदेह है, लेकिन इन भी मुद्दों का विजय है जिसको हमने आपके सामने रखा है। मैं तो जब वाराणसी में गया था, तो वाराणसी में मैं जब काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गया, तो मैं दर्शकों को भी बताऊं और आपको भी बताऊं, मुझे लगा कि मेरे में पुरुषार्थ कम है और आप में भी मैं उस पुरुषार्थ को कम देखता हूं। काशी में जो विश्वनाथ का मंदिर है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री ने पूजा की, अभिषेक किया, जिसके लिए हमने तालियां बजाई, वोट भी दिए, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर में अभिषेक किया, और विपक्ष के राहुल गांधी ने भी जहां पर पूजा की, वो असली शिव मंदिर नहीं है। असली काशी विश्वनाथ का मंदिर वहां पर बगल में बने ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे है। वहां पर साक्षात नंदी रखा हुआ है, जिसका मुंह उस मस्जिद की तरफ है। क्या सरकार आने के बाद इस पे विचार नहीं होना चाहिए? हम मथुरा में जाते हैं तो श्री कृष्ण का जन्म स्थान देखते हैं, राम के जन्म स्थान की चर्चा होती है, श्री कृष्ण की क्यों नहीं होती? साक्षात हम दीवार को मस्जिद के पीछे से दर्शन करते हैं। अगर इतने सूर्य जैसे सत्य भी सामने होने के बावजूद हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, तो फिर इन चीजों को केवल बोलने और मतदान करवाने तक ही सीमित रहेंगे। इसलिए गाय, गंगा, गायत्री, ये तो मुद्दे है ही, लेकिन हिंदुस्तान के स्वाभिमान के इन मुद्दों पर भी चर्चा इस सरकार के द्वारा होकर निर्णय हो, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे। तमाम इन 5 राज्यों में जो भी दल जहां पर भी जीते हैं, जो उम्मीदवार जीते हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और व्यक्तिगत और पार्टी के स्वार्थों से आगे बढ़कर राष्ट्र का सोचने का भी आह्वान करता हूं। तमाम गेस्ट का धन्यवाद, आप आए, समय निकाला, और दर्शकों का भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।